साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो बात मैं आज डिस्कस करूँगा वो सेक्शन 420, 406, 120 बी आईपीसी के अपराध से जुड़ी हुई है। साथियों कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है और ये कहता है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या आप काम करते हो रियल एस्टेट में, मैं अपना पैसा आपके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ ताकि मेरा बुढ़ापा ख़राब ना हो। आप उससे पैसा लेते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाता उस अनुपात में जिसकी उम्मीद थी, तो परिवादी भड़क जाता है। वो या तो आपके सिक्योरिटी चेक का मिसयूज़ करता है या आप पर धारा 420, 406, 120 भी आईपीसी मुकदमा दर्ज करता है। अब आप परेशान हो जाते हो कि करें क्या। उस स्थिति में पुलिस भी जो है दबाव बनाती है कि भाई आप राज़ीनामा कर लो और उसको जो है रुपया दे दो। तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये बनता है कि वास्तव में क्या यहाँ पर चीटिंग हुई है, क्या वास्तव में पैसा जो है हज़म किया गया है परिवादी का, क्या वास्तव में किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जिनको पैसा दिया गया है उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है। अगर ऐसा है तो उनके लिए सज़ा क्या होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो बचाव की बिंदु क्या होंगे। ये सब आज के डिस्कस के मूड क्वेश्चंस हैं। तो इसको जो है आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का अध्याय जो है यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। साथियों बात की मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं एक केस जो है डिस्कस करूंगा और उस केस में क्या क्या इवेंट्स हुए उसको डिस्कस करूंगा। फिर उस केस से आप अपने केस को रिजेंबल कीजिए ताकि जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की हैं उसको कैसे अप्लाई करना है आप समझ सकें। साथियों आप अपनी कॉपी में कुछ फैक्ट्स को जो है नोट डाउन कीजिए। साथियों एक रियल एस्टेट का बिजनेस जो है चल रहा था जिसमें कई लोग जो है पार्टनर थे। आराम से ये बिज़नेस जो है चल रहा था और इस बिज़नेस में अक्यूज़ नंबर 1 से लेकर अक्यूज़ नंबर 8 तक जो है पार्टनर थे। यहाँ पर अक्यूज़ नंबर 7 जो है हटाना चाहूँगा क्योंकि अक्यूज़ नंबर 7 जो है वो सेलर है। क्लियर हुआ आपको उन प्रॉपर्टीज़ का जो इन सब ने जो है खरीदी। अब यहाँ तक लगता बिल्कुल सामान्य है कि भाई प्रॉपर्टी जो है ख़रीदी गई है और इन अक्यूज़ ने ख़रीदी है तो ये आरोपी कैसे हुए। अब यहाँ पर गेम में जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जो ये लोग काम कर रहे हैं रियल एस्टेट का, ये कंसर्न पर्सन्स जो हैं संपर्क में आते हैं परिवादी के, और परिवादी भी इनका जो है वेल नोन था। परिवादी के पास काफ़ी पैसे जो है पड़े हुए थे और उसका कहना ये था कि इन लोगों ने मुझे इंड्यूस किया कि ये बिग शॉट्स हैं, बिग कॉरपोरेट्स हैं, अगर इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो अच्छा पैसा परिवादी कमा पाएगा, इसके अनुपात में कि परिवादी स्वयं इन्वेस्ट करे और पैसा जो है कमाए। क्योंकि परिवादी के पास ना तो टीम है, ना ही अच्छा वर्कआउट है, ना ही अच्छा उसके पास स्ट्रेटजी है कि कैसा प्रॉफिट जो है कमाया जाए। इनका मॉडल्स क्या था कि हम प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करेंगे, उनके स्मॉल फ्रैक्शंस करेंगे और उसको जो है बेच देंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और लोग करते हैं इस तरह का धंधा, इसमें कोई गलत काम भी नहीं है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट और आया। इन्होंने क्या कहा कि पैसा ले लिया परिवादी से और जिससे परचेज़ की प्रॉपर्टी वो था अक्यूज़ नंबर 7, और परचेज़ करने के बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खुद के नाम पर जो है करवा ली। जब परिवादी ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि भाई ऐसा कैसे चलेगा कि मैंने आपको 1000-2000 रुपये नहीं दिए, मैंने आपको करोड़ों में जो है रुपए दिए, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे नाम से क्यों नहीं हो रहा है। तो इन्होंने 2 कारण दिए कि भाई एक तो आप सरकारी टीचर हो, अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो सरकार जो है आप पे क्वेश्चन खड़े कर सकती है, इवन डिपार्टमेंट जो है क्वेश्चन खड़े कर सकता है। तो बेटर क्या है कि हम हमारे नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम तो कॉर्पोरेट से ही हम टैक्स भरते हुए रहे हैं, तो कौन जो है हमें पूछेगा और हम आसानी से जो है गलियाँ जो कानून की उससे निकल जाएंगे। तो ये इसका कहना था। मैं विश्वास करता गया, इनको पैसे देता गया, ये पैसे लगाते गए और प्रॉपर्टीज़ अल्टीमेटली खुद के नाम पे खरीदते गए। अब टेक्निकली देखें एज़ पर लॉ तो ये एक बेनामी ट्रांजेक्शन है। मींस यहाँ पर एक इन्वेस्टर है जो बिल्कुल आउटर पर खड़ा हुआ है, वो पैसा दे रहा है मिस्टर ए को जो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टीज़ खुद के नाम पर जो है परचेज़ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने एक भी रुपया खर्च नहीं कराया है। टेक्निकली इट इज़ कॉल्ड बेनामी ट्रांजेक्शन, और ऐसे ट्रांजेक्शन से डील विद करने के लिए कानून भी बना हुआ है, बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। क्लियर है। साथ ही उसका कहना यह था कि मुझे कोई भी शेयर जो है इन लोगों ने परचेज़ किए गए प्लॉट्स में नहीं दिया, ना ही प्रॉफिट्स दिया। इस बात से एग्रीड हुआ, ये पहुंच गया पुलिस के पास में, इसने रिपोर्ट लिख के दी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। फिर ये बिफोर मजिस्ट्रेट गया, मजिस्ट्रेट ने इसमें एफआईआर का ऑर्डर कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसी
फैक्ट्स पर इसने एक सिविल सूट भी जो है दाखिल कर दिया। संज्ञान में जो है मैटर आया जब सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जो कंसर्न अक्यूज पर्सन है ये क्वेश्चन के लिए मूव हो गए। इनका कहना कि बेसिकली एक सिविल डिस्प्यूट है, जितना प्रॉफिट ये चाह रहा था उतना हम नहीं बना पाए, तो उसमें हो क्या गया, हमने कौन सा अपराध कर दिया। दूसरी बात है कि बेनामी ट्रांजेक्शन्स जो हैं इनको लेकर जो भी व्यक्ति रिकॉर्ड्स पर है एज अ ऑनर, वही रियल ऑनर जो है अज्यूम किया जाएगा और उसकी डीड को, उसके एक्ट को कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिस संबंध में सेक्शन 4 बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट जो है महत्वपूर्ण है। साथियों, कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखा, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि परिवादी को उसकी होशियारी यहाँ पर भारी पड़ सकती थी। कोर्ट ने पर क्वेश्चन खड़ा किया कि परिवादी जो है गवर्नमेंट जॉब में है और एक बड़ा अमाउंट जो है इसे इन्वेस्ट करती है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, अमाउंट करोड़ों में है, तो इतना बड़ा अमाउंट लाया कहाँ से, दीजिए स्पष्टीकरण। कोर्ट ने कहा कि हम क्यों ना धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी सापर्टी धारा 13 सब क्लॉज 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कार्रवाई के लिए प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट करें और कंसर्न अथॉरिटी को जो है डायरेक्शन दें। कोर्ट ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि एक पब्लिक सर्वेंट गैर कानूनी तरीके से बेनामी ट्रांजेक्शन में इंडल्ज हो गया है, तो क्यों ना उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। जिसका डिफेंस ने जो है एक आंसर दिया कि किस तरह से उसको जो है इंड्यूस किया गया, किस तरह से उसके साथ जो है छल किया गया, बट आंसर जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं था। बट कोर्ट ने ऑन ग्राउंड ऑफ लीनियंसी इसको जो है इस पॉइंट पे छोड़ दिया। और कोर्ट ने फिर भी लिखा कि देयर माइट बी अ प्रोसीडिंग अंडर डिपार्टमेंटल। क्लियर है? तो मोटी मोटी बात है कि ये दो लाइनें काफ़ी हद तक इंडिकेट करती हैं, डिफेंस की हेल्प करती हैं कि अगर परिवादी बेनामी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस सिनेरियो में अगर पब्लिक सर्वेंट है तो धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके अलावा डिपार्टमेंटल रूल्स में जाकर भी आप कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं, परिवादी की नाक में आप दम कर सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई मजाक थोड़ी ना है। और ये ऑब्जर्वेशन जो है कोर्ट ने दिए इन जजमेंट ऑफ सी सुबैया बनाम स्टेट में, जिसका SLP नंबर है 8990/19। जजमेंट है 15 मई 2024 का। साथ ही उसके अलावा कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट जजमेंट भी जो है यहाँ पर साइट किए। विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जी सागर सूरी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट नंबर 1 तो है 2002 का और जजमेंट नंबर 2 है सन 2000 का। इन दोनों ही जजमेंट में स्पेसिफिक किया गया कि क्रिमिनल कोर्ट्स मस्ट बी केयरफुल इन इशूइंग प्रोसेस स्पेसिफिकली, जहां मैटर जो है सिविल डिस्प्यूट का है। और यही भी रिट्रीव हुआ है बाद में 2006 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम NEPC इंडिया लिमिटेड में। तो साथियों, ये जो जजमेंट है, जो गाइडलाइंस है, हमें सिखाती है 10 बातें। इसको आप नोट डाउन करते हुए चलो। 406 420 के लिए सबसे पहले यह प्रोसिक्यूशन को शो करना होगा कि इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड चीटिंग करने की थी। चीटिंग करने का मतलब क्या है कि उसने उन फैक्ट्स को बताया जो फैक्ट आराम से ही रॉन्ग थे और डिफ्रॉड करने वाले थे, और ऐसे फैक्ट से कि उस पर अगर आम व्यक्ति विश्वास करता तो उसके साथ आसानी से चीटिंग हो सकती थी। साथियों, यहाँ पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि एक रियल एस्टेट बिजनेस है या कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप इन्वेस्टर्स कॉल कर रहे हो, उन्होंने पैसा लगाया, पैसा उनका डूब गया या प्रॉफिट से बना पाए, तो ये एक सिविल डिस्प्यूट है। इट इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ चीटिंग। कोई भी ऐसा फैक्ट आप नहीं बता रहे हो जो मिसप्लीडेड है। अगर वो अपनी इच्छा से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसका कोई लीगल आधार नहीं है, तो इस सिनेरियो में कोई भी लीगल कार्रवाई आपके विरुद्ध इनिशिएट नहीं हो सकती है। इस बात को विशेषता ध्यान रखें। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी FIR कटती है तो आप विचलित हो जाते हैं, आप सेटिंग करने का जो है प्रयास करते हैं या आप राजीनामा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले FIR को पढ़ो। FIR में फैक्ट्स क्या हैं उसकी लाइट में रिसर्च करो, उसकी लाइट में ज्ञापन सौंपो और क्वेश्चन के लिए मूव हो जाओ। आप अगर ये स्टेप ले लोगे तो आपको आसानी रहेगी, बनस्पत उसके इधर उधर आप घूमते रहोगे। नंबर 2, जहाँ पर सिविल डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पर 406 420 IPC लाई नहीं करेगा। साथियों, कई बार ये होता है कि परिवादी ड्यूअल एक्शन लेता है। सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे वो सिविल एक्शन में लेता है, सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे वो क्रिमिनल एक्शन में लेता है। बट पॉइंट ये है कि जब वो सिविल एक्शन की तरफ आगे बढ़ चुका है तो जब तक सिविल कोर्ट्स प्रॉपर स्थितियों का डिटर्मिनेशन नहीं करती हैं तब तक क्रिमिनल एक्शन वैसे भी बढ़। हालांकि रेमेडीज साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, बट ये स्पेसिफिक करना होगा कि ये जो कंसर्न्ड क्रिमिनल लिटिगेशन है वो आउटब्रस्ट है ऑफ द क्रिमिनल है डन बाय द कंसर्न अक्यूज। अगर सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या सिविल डिस्प्यूट्स हैं या सिविल लेन देन के मामला है या पैसों को लेन देन का डिस्प्यूट है, किसी को आपने उधार दिया या किसी से आपने उधार लिया, दोनों बात है, और पैसे जो है नहीं लौटाए गए, तो गो टू सिविल कोर्ट, वहाँ पर क्रिमिनल एक्शन जो है लाई नहीं करेगा।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एफआईआर कट जाने पर आपको एक बात मैं अश्योर करना चाहता हूं कि पनिशमेंट मैक्सिमम जो है इन मामलों में वो 7 ईयर का है। तो 41A CRPC आपका अधिकार है, 41A CRPC पुलिस नहीं देती है। मूव फॉर एंटिसिपेटरी बेल, मूव फॉर क्वेश्चनिंग। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं, अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी में इवन राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक जनरल नोटिफिकेशन जारी करा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की लाइट में कि जहां पनिशमेंट 7 साल तक का है वहां पर 41A CRPC इंपेरेटिव है। अगर नहीं देना तो कारण बताने होंगे और कंप्लाइंस भी कॉज ऑफ एक्शन के 2 वीक्स में पूरी हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो इट मीन्स दे आर डेलिब्रेट। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी ये मामले हैं 420, 406 के दर्ज होते हैं उसमें कई बार ऐसी स्टोरी लेके आता है कंसर्न कंप्लेनेंट जिससे आम आदमी ये बिलीव कर सकता है कि उसके साथ जो है डिफ्रॉड हुआ है। साथियों, एक जजमेंट मैं यहाँ पर आपको साइट करना चाहता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम NEPC इंडिया लिमिटेड का ये है 2006 वॉल्यूम 6 SCC पेज 736। इसमें ये स्पष्ट है कि अगर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हुए या CRPC के वर्ड्स को यूज़ करते हुए या IPC के वर्ड्स को यूज़ करते हुए फौजदारी मामले जो है तैयार किए गए हैं तो ऐसे मामले अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। तो लैंग्वेज क्या यूज़ हो रही है ड्राफ्टिंग में ये महत्वपूर्ण नहीं है, वास्तव में इंटेंशन थी या नहीं थी ये महत्वपूर्ण है। तो ये साबित करने का भार जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। पाँचवीं बात यह कि कई बार सिविल डिस्प्यूट को परिवादी जो है कोर्ट में ले आता है क्रिमिनल एक्शन बना के और मजिस्ट्रेट माइंड अप्लाई नहीं करते। तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्रिमिनल एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू मोशन एज अ मैटर ऑफ रूटीन। उसको मोशन बनाने के लिए मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को कि यहाँ पर कोई फैक्ट कंसिडर नहीं है और ड्यू कंप्लाइंसेस जो है हुई है। जबकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ऑर्डर एब्सर्ड है, साइक्लोस्टाइल है। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस पर्सपेक्टिव में, उस सिनेरियो में आपके पास क्वेश्चनिंग की जो है एक बेस्ट रेमेडी है, उसको जो है आप ज़रूर अवेल करें। छठी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं उसके कई स्ट्रेंथ जो है दिखाई दे सकता है कि आपने किसी को उधार माल बेचा, किसी को आपने उधार दिया या कोई सिविल मामला है, मीन्स पैसों के लेन देन का मामला है, ये सिविल डिस्प्यूट्स है, वहाँ पर क्रिमिनल एक्शन जो है लाई नहीं कर सकता। सातवीं इंपॉर्टेंट बात, जब केस में सेपरेशन का होगा तो उस सिनेरियो में कंसर्न परिवादी को जरिए एडवोकेट नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो नोटिस देना भूल गया है, नहीं देता है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आठवीं इंपॉर्टेंट बात, इन केसेस को लड़ें इनकम टैक्स के एंगल से। कई बार ऐसा होता है कि परिवादी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ले आता है और जो सारा मनी जो है कैश में होता है, जबकि सेक्शन 269 SS इनकम टैक्स एक्ट विद सेक्शन 271D इनकम टैक्स एक्ट ऐसे ट्रांजेक्शन्स को बार करता है। इसके अलावा उसको अपनी बैलेंस शीट में भी इसकी अकाउंटेबिलिटी शो करनी चाहिए। कई मैंने ऐसे मामले देखे हैं कि जहाँ पर लैंड खरीद ली गई है बट वो लैंड शो ही नहीं है इनकम टैक्स में, वो बैलेंस शीट से ही जो है आउट कर दी गई है, उसको प्रॉपर पार्ट बनाया नहीं गया इनकम टैक्स रिकॉर्ड का, तो वहाँ भी आप फ़ायदा ले सकते हो। तो जब भी पुलिस बुलाती है तो आप 91 CRPC का पावर एक्सरसाइज करवा सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट जो है तलब किए जाए, सोर्स जो है तलब की जाए, ताकि इसके फैक्ट्स का जेन्युइननेस जो है कन्फर्म हो सके। नौवीं इंपॉर्टेंट बात कि जो भी ट्रांजैक्शन परिवादी बता रहा है, अगर परिवादी पब्लिक सर्वेंट है तो इतना रुपया लाया कहाँ से, तो आप वहाँ पर धारा 13(1)D, धारा 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत कार्रवाई भी कर सकते हो कि उसने मिसकंडक्ट किया है। इसके अलावा धारा 13(1)B, धारा 13(1)E प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत भी आप कार्रवाई कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आप कंसर्न एसपी के दफ्तर जाओ, सारे फैक्ट्स को लिख दो और जो इसने रिपोर्ट लिख के दी है उसको भी सबमिट कर दो। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, एनी एडमिशन is the best piece of evidence by the virtue of section 17 and section 115 of Indian Evidence Act, उसको आपको ध्यान रखना है। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात, जल्दबाजी ना करें, बार बार मैं कह रहा हूँ, सारे फैक्ट्स को पूरा पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें, कितना सच है कितना झूठ है, और उसकी लाइट में जो अटैक करना है डिफेंस को उसको ध्यान रखें। अगर डिफेंस को उसका अटैक ध्यान है और कंसर्न परिवादी पब्लिक सर्वेंट है, वहाँ पर डिपार्टमेंट को लिख कर भी आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करवा सकते हो। तो डिफेंस को अधिकार है जीने का, डिफेंस को अधिकार है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, बट चूंकि आपको अधिकार मालूम नहीं है, उसको आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, जिसका फ़ायदा जो है परिवादी उठाता है, पुलिस उठाती है। और पुलिस अगर आपको बुला के तंग करती है, हैरेस करती है, तो एक बात विशेषता ध्यान रखना कि आपके पास अधिकार है ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का, जिसके लिए धारा 166 IPC, धारा 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड, यदि वो कोई पैसे मांग रहे हैं, विद सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, वहाँ पर आपको कार्रवाई करनी ही करनी है। तो ये बात छोटी सी है पर बात महत्वपूर्ण है, इसको विशेषता जो है ध्यान में रखते हुए चलें और अपने अधिकारों को सिक्योर करें। पुलिस बुलाती है, बार बार जाने का नहीं। आप उनसे पूछोगे मुझे आप फ़ोन करके क्यों बुलाते हो, आपको बुलाना है तो नोटिस दो, क्योंकि नोटिस में ये पर्पस लिखा जाएगा भाई मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर लो, घबराया मत करो। आपने अपने राइट्स को एक्सरसाइज करा नहीं तो ये लोग पीछे हटने में देरी नहीं करते हैं। भाई देखो, छोटी सी बात है कि ग्रेजुएट्स पर्सन्स बिकम SI, CI और कॉन्स्टेबल्स, इनको लॉ नहीं मालूम प्रॉपर तरीके से, 90% मैटर में ऐसा ही है, बट आपको आपका अधिकार भी नहीं मालूम। तो उनकी जो खाकी वर्दी है, उनके जो स्टार्स हैं, उनको देख के आप डर जाते हो। अगर आपके पास कानून की रोशनी है, आपके पास कानून का तेज है, आप कानून समझते हो, पढ़ना चाहते हो, उसकी लाइट में अटैक करना चाहते हो, तो ये कुछ भी नहीं आपका उखाड़ सकते। ये बात जो है मान के चलना, इनको पसीना रहते हैं।
क्योंकि इनके खिलाफ CCA रूल्स हैं, इनके खिलाफ डिपार्टमेंट रूल्स हैं, इनके खिलाफ 166 IPC है, इनके खिलाफ करप्शन एक्ट है। अगर जहाँ ये गलती करेंगे और आपके पास पॉइंट है, आपके पास फैक्ट है, तो इनको आप प्रोसिक्यूट करने में कोई भी कमी जो है ना छोड़िए। आपके अपने अधिकार हैं, उसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। अगर व्यर्थ जाने देंगे तो वहाँ पर नुकसान जो है आपका ही होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसने आपको एक दिशा दी होगी कि इस तरह के मामलों में कैसे आगे बढ़ना है, क्या फाइट करना है, किस तरह अपने पॉइंट्स को रखना है। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।